हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जो लूसेंट की महासंग्राम लेकर आए थे उसी का अगली क्लासेस हम लोग आज चालू करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप सुझाव को हम लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप कि अगर कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और इस तरह अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप उड़ान एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के ये उड़ान एकेडमी यानी कि जिसका कोटेशन ही है कि प्रयास हमारा सफलता आपकी। उड़ान एकेडमी समय समय पर आप लोगों के लिए अलग अलग यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन कराती है। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीएसआई इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उड़ान एकेडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा उड़ान एकेडमी जो है वो अभी एक टेस्ट सीरीज लेकर आई है जो कि एमपीएसआई 2025 को टारगेट करके बनाई गई है। इसके तहत आप 149 में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं उन्हीं सभी 10 सब्जेक्टों को इसमें समान रूप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको लिया गया है और सभी 10 सब्जेक्टों के एमसीक्यू आपको इसमें मिलेंगे। 15 एफएलटी आप लोगों को मिलेगी जो बाद में बढ़ाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर यानी 2016-2017 में जो अंतिम रूप से एमपीएसआई का पेपर हुआ था उसका जो पैटर्न था जिसमें कि सेकेंड पेपर में 70 क्वेश्चन हिंदी और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, हमने इसको अलग अलग कर दिया है। सारे हिंदी के क्वेश्चन एक तरफ और सारे इंग्लिश के क्वेश्चन एक तरफ कर दिए। आप अगर इसका रिवीजन करते हैं तो ये मान के चलिए कि एमपीएसआई के नए पैटर्न के आधार पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स और 800 प्लस एमपीजी के जो है उसकी भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एमपीएसआई की टेस्ट के अलावा आप बुक्स भी मंगा सकते हैं हम लोगों से। आप चाहें तो इस बुक को भी यूनिट वाइज रूप से जो है वो इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर एमपीएसआई प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 2025 में उड़ान एकेडमी टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ नोट्स जो 10 यूनिटों के आधार पर बनाए गए हैं ये भी आप लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं और इसके लिए आपको टोटल जो है वो पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी और उड़ान शिक्षा ऐप पे जाकर आप टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स दोनों प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप उड़ान शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके तहत आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। नए कोर्सेस आपको इसमें मिल जाएंगे। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, व्यापम, एसएससी सभी के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट इसमें उपलब्ध होगा। आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं। उड़ान एकेडमी जो कि 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर सी सेक्टर इंदुपुरी में है और यहाँ पर आकर भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए तो हम आगे चालू करते हैं लूसेंट को और लूसेंट का महासंग्राम में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी इसमें। चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी लूसेंट की बुक अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए और इसी के साथ आप ये देखते चलिए कि कहाँ कहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, कहाँ कहाँ पर आपको लिखना है। आप लूसेंट अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, अलग से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और मैं इस बात के लिए आपको पूरी तरीके से ये कहता हूं कि आपकी तैयारी को मैं और बेहतर तरीके से आगे ले जाऊंगा जिससे कि आपकी सफलता का मार्ग और मजबूत होगा। तो उड़ान एकेडमी की जो टीम है वो सदैव आपके साथ है। तो चलिए चालू करते हैं लूसेंट का महासंग्राम। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा था उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। अगर बात की जाए तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म में एक कथा है जिसको हम जातक कथा कहते हैं। जातक कथा का संबंध कई बार पूछा गया है कि किस धर्म से रहा है, तो याद रखना जातक कथा का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से रहा है। तो जातक कथा क्या कहती है? तो जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं।
तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि भैया जातक कथा किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्या दिया गया है जातक कथा में, तो जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी गई हैं। और इस तरीके से बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, जो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, और बौद्ध धर्म जो है उसमें अगर हम हीनयान की बात करें तो हीनयान में कथावस्तु, जिसे हम पाली भाषा में कहते हैं, इसके अलावा संस्कृत में हम इसे कहते हैं कथा वस्तु। बेसिकली अगर देखा जाए तो हीनयानों का ग्रंथ है कथावस्तु, जो पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि प्राचीन साहित्य है बौद्ध धर्म का, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक कथाओं को शामिल किया गया है। तो बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित दो ऐसी पुस्तकें हम लोगों को मिली, जिन पुस्तकों में हमें बौद्ध धर्म की कहानी यानी महात्मा बुद्ध की कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो पहली कहानी जो मिली जातक कथा है, और दूसरी जो है वो कथावस्तु, जो कि हीनयान ग्रंथ है। और इन दोनों बुकों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कथावस्तु या कथावस्तु की रचना जो है वो स्थविर मोगलीपुत्र तिष के द्वारा लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। कौन है ये? देखिए, बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म जो है वो बेसिकली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ गया, यानी कि स्टार्टिंग में इसे स्थविर और महासंघिक के नाम से जाना जाता था। और जब स्थविर और महासंघिक के रूप में ये बढ़ गया तो इसी स्थविर के एक आगे चलकर जो बौद्ध ऋषि हुए यानी बौद्ध मुनि हुए, जिनका नाम था मोगलीपुत्र तिष। और मोगलीपुत्र तिष की अगर बात की जाए तो मोगलीपुत्र तिष मौर्य सम्राट अशोक के समय जो 3री बौद्ध संगति हुई है, यानी 3rd नंबर की जो बौद्ध संगति हुई है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई है। और इसी पाटलिपुत्र में अध्यक्ष जो हैं वो मुख्य रूप से पाटलिपुत्र के अध्यक्ष, जो कि तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, उसी तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष। और इसी तीसरी बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिष ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कथा वस्तु या कथा वस्तु। तो मोगलीपुत्र तिष जो हैं वो स्थविर संप्रदाय के थे, इसलिए यहां पर स्थविर मोगलीपुत्र तिष लिखा हुआ है। क्योंकि हीनयान और महायान की अगर बात की जाए तो ये तो 3री बौद्ध संगति की बात हो रही है। और अगर हीनयान महायान की जाए तो हीनयान और महायान हम बाद में इसको और डीप में पढ़ेंगे जब आगे आएगा, वरना इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसलिए बारी बारी से आराम से हम इन चीज़ों को करेंगे, घबराने का जरा सा भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ जो चल रही है उसी को हम लेते हुए चलेंगे। तो भैया सिंपल सा चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, तब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया। लेकिन उसके पहले तो मोगलीपुत्र तिष 3री बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें स्थविर मोगलीपुत्र तिष। तो भैया मोगली था, यहां पर कौन था? मोगली। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो भैया याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैन साहित्य की बात करते हैं। तो भैया जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ना लगेगा गम जब हो जाएगा आगम। तो भैया जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को कल्पसूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो भैया क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब जैन साहित्य लिखे गए तो जैन साहित्य को आगम कहा गया, लेकिन समय के साथ साथ ये आगम नष्ट हो गए और बौद्ध और जैनों का ये साहित्य समाप्त हो गया। आगे चलकर जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को वापस से लिखा गया और इसे कल्पसूत्र के रूप में लिखा गया। और कल्पसूत्र जो है इसी के रचयिता माने गए हैं भद्रबाहु। और इस तरीके से कल्पसूत्र की रचना किससे की? भद्रबाहु ने की। इसमें तीर्थंकरों विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो भैया जैन धर्म में कितने ऋषि हुए हैं अगर बात की जाए तो भैया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24 तीर्थंकरों की अगर बात की जाए तो 24 तीर्थंकरों में से जो 23 नंबर के तीर्थंकर थे
वो हैं पार्श्वनाथ, और 24 नंबर के तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। और इस तरह 23वें और 24वें तीर्थंकरों की चर्चा हमें कल्पसूत्र में मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व क्या है? पर्युषण पर्व जैन धर्म में जो साधु और साध्वी होते हैं, ये आम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो साधु और साध्वी होते हैं ये इसका पाठ करते हैं, इसको व्याख्या करते हैं। और पर्युषण पर्व में ये माना जाता है कि जो साल भर में हमने जो भी गलतियां की हैं, हमने जो भी पाप किए हैं, उन सभी पापों की हम क्षमा मांगते हैं। और इस तरीके से हम इस क्षमा मांगते हुए कुछ दिन निर्धारित किए जाते हैं, और इन्हीं दिनों में हम पर्युषण पर्व को करते हैं। जैन धर्म की जहां बात की जाए तो जैन धर्म प्रथम ही जैन संगति जो हुई थी उसी में दो भागों में बढ़ गया था। एक को कहते हैं हम स्थूल भद्र के द्वारा, और दूसरे को भद्रबाहु के द्वारा डिवाइड किया गया। स्थूल भद्र ने जो बनाया उसे कहा गया श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के द्वारा बनाया गया उसे कहा गया दिगंबर। तो इस तरह दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु ने और श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूलभद्र ने करी थी। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ इसको मैं मौर्य काल में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह घटना होने वाली होगी। लेकिन स्थूलभद्र श्वेतांबर जाने के ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं, भद्रबाहु दिगंबर जो कि वस्त्र धारण नहीं करते। यही दिगंबर संप्रदाय के जो भद्रबाहु हैं उन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की थी। और इस समय जो पर्युषण पर्व है, स्थूलभद्र के मानने वाले श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इसे 8 दिन के लिए करते हैं पर्युषण पर्व, और दिगंबर संप्रदाय के लोग इसे 10 दिन के लिए करते हैं। और इस तरह इन दिनों में ये आत्मसंयम, इन दिनों में ये उपासना, इन दिनों में ये भोजन जो है उन सभी का ध्यान रखते हैं, और इस तरह क्षमा याचना करते हुए ये अपने द्वारा किए गए साल भर के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक, इसे पर्युषण पर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के कृत्यों के बारे में और उनके समय के अन्य जो भी ऋषि मुनि हुए थे, यानी उनके समय के जो भी जैन मुनि हुए थे, उनके साथ उनके संबंधों का विवरण बताता है। तो याद रखना, भगवती सूत्र में भी हमें महावीर स्वामी के कथाओं की जानकारी मिलती है, और इस तरह उनकी कथाओं को इसमें बताया गया है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई। याद रखना, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाएंगे? प्राकृत में। और बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे जाएंगे? पाली भाषा में। और जैन ग्रंथ किस में लिखे जाएंगे? ये प्राकृत भाषा में लिखे जाएंगे। ठीक है, बाद में अर्धमागधी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा इसमें। चलिए, ईशा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी, ईशा की 6ठी सदी में, यानी के प्रथम बौद्ध संगति जैन संगति हुई थी। उसके बाद 6वीं शताब्दी यानी के एडी में एक गुजरात के वल्लभी नामक नगर में जो है अंतिम रूप से जो है इनके ग्रंथों को संकलित किया गया। जैन 2 संगतियां हुई हैं, एक पाटलिपुत्र में होगी, दूसरी वल्लभी में होगी। कई लोग मथुरा में भी मानते हैं। ठीक, और इस तरीके से वल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया। हम जो इसमें लिखा है उसी को आधार बना के पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे तो मैं ऐड करता जाऊंगा इसमें। चलिए अगला आते हैं हम लोग। अगला है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की रचना जिसने की थी उसका नाम है चाणक्य। और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। ये अर्थशास्त्र जो लिखी गई है इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। और इसी में अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में जो है 6000 श्लोक हैं। तो अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र में क्या क्या है इसको हम आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त को माना जाता है। दूसरी बात, इसमें कितने अधिकरण हैं? इसमें 15 अधिकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 180 प्रकरण हैं। कितने श्लोक हैं? तो 6000 श्लोक हैं।
ठीक। दूसरी चीज, किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किसके समय लिखी गई? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखी गई। किसके बारे में बताती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है बेसिकली ये बताता है कि इस समय किस तरीके से प्रशासन किया जाना चाहिए, यानी राजनीति शास्त्र पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, जिसकी तुलना जो है वो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। और इस तरह जो है इस बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। चलिए आगे चलकर ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखी गई। इसका अनुवाद आगे चलकर साम शास्त्री के द्वारा किया गया, जिसे हम प्रेजेंट टाइम पर पढ़ते हैं। तो समझ में आ गई सिंपल सी बात। तो भैया अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा के समय लिखी गई और राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना भैया। ऐसा कौन सा संस्कृत साहित्य है जो ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताता है, यानी ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है जो कि मुख्य रूप से उस समय लिखी गई थी, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिखाने का प्रयास करता है। तो याद रखना क्रमबद्ध तरीके से, ओहो मजा आ गया भैया। तो भैया संस्कृत साहित्य का ऐसा ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, पहला प्रयास करेगा कौन? तो पहला प्रयास करेगा कलहन, और कलहन के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाएगी, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। आग लग जाएगी तरंगिणी और हो जाएगी राजतरंगिणी। तो भैया कल्लड़ के द्वारा रचित गई पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, यानी कि एक दो राजाओं के बारे में नहीं, बल्कि राजतरंगिणी ये बताती है कब से? तो भैया कल्लड़ ने तो बाद में लिखी, लेकिन उसके पहले कई लोगों ने इसे लिखा था, श्रीवर वगैरह ने, जॉनवर ने इससे को लिखा था। लेकिन हम बात करते हैं राजतरंगिणी, तो ये महाभारत के समय की व्याख्या करती है और महाभारत में ये सहदेव से अपने आप को जोड़ती है और ये बताती है कि कश्मीर का शासन कई राजाओं के द्वारा किया गया था और कश्मीर का पहला राजा ये गोनंदा को बताती है और गोनंदा से लेकर ये राजा जयसिंह के समय तक का इतिहास बताती है और लगभग इसकी रचना 1150 के आसपास की गई थी। और इस तरीके से कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक है राजतरंगिणी। भूलना मत साथियों, साथ निभाना। तो याद रखना भैया कल्लड़ के द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी जिसके बारे में बताया गया है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, गलत मत कर देना इसको। इस में 8 सर्ग हैं, ठीक है भैया, 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी जाती है, यानी कि अगर क्वेश्चन आए तो 8 तरंग हैं इसमें, 8000 श्लोक हैं इसमें, ठीक है, 8000 श्लोक भी हैं। क्या के बारे में जानकारी दे रही है? तो भैया 12th सेंचुरी के बारे में जानकारी दे रही है और 12th सेंचुरी में कश्मीर के शासकों का वर्णन बताती है भैया। किसके शासकों का वर्णन बता रही है? तो कश्मीर के शासकों का वर्णन बता रही है। और इस तरह राजतरंगिणी का बहुत महत्व है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरबों की अगर बात की जाए तो अरबों ने सिंध विजय का वृत्तांत लिखा है, ठीक है, इसको मिटाते हैं और सिंध विजय पे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया अरबों का इतिहास, यानी अरब जब आए तो अरब के लोग पहली बार कहां आए? तो भैया चलो भैया अरबों को लेकर आते हैं और अरबों को लाते हैं। भैया अरब लोग कहां पे आ रहे हैं? तो अरब के लोग कहां आएंगे? ठीक है, तो अरब के लोग जो हैं वो सबसे पहले भारत पर अगर किसी मुस्लिम आक्रमणकारियों में से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया
तो मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले अरब के लोगों ने आक्रमण किया। तो याद रखना, मुसलमानों में सबसे पहले कौन आक्रमण करेगा? अरब के लोग आक्रमण करेंगे। कब करेंगे? तो भैया 712 में, ठीक है, कई जगह 711-12 लिखा होता है, में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा जो भारत के सिंध वाले इलाके पर अटैक होगा। और सिंध वाले इलाके पर अटैक होने की वजह से ये जो सिंध वाला इलाका जो प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान में है, इस सिंध वाले इलाके पे अरब आक्रमणकारियों की जानकारी हमें एक बुक में मिलेगी, जिस बुक का नाम है चचनामा। चचनामा को फतेहनामा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना जो है वो अल कूफी ने के द्वारा की गई थी। तो भैया अरबों का सिंध विजय की जानकारी हमें जिस बुक से मिलती है उसे हम चचनामा या फतेहनामा कहते हैं। अरबों का है इसलिए अरबी भाषा में लिखी जाएगी और इसका फारसी में आगे चलकर अनुवाद कुबाचा करेगा। और कुबाचा के शासनकाल में आके, यानी कि फारसी में अनुवाद कुबाचा के समय किया जाएगा। और अली बिन अबू बकर कूफी यानी अल कूफी याद कर लेना। तो भैया चचनामा का अनुवाद जो है वो अल कूफी के द्वारा किया जाएगा। तो कूफी खाओगे भैया, कुल्फी, तो अल कूफी करेगा भैया। और इसके बाद कालिच बेग ने 1900 में चचनामा का अंग्रेजी और सिंधी भाषा में भी अनुवाद कर दिया। तो कालिच बेग ने भी कर दिया भैया, याद हो जाए तो याद रख लेना भैया। अल कूफी ने भी किया है और कालिच बेग ने भी किया है। तो दोनों ने इसका अनुवाद किया है। अल कूफी ने इसका अनुवाद फारसी में और कालिच बेग ने इसका अनुवाद अंग्रेजी और सिंधी भाषा में किया है। और इस तरह अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा से मिलेगी और चचनामा में सिंध विजय की जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक यूनिट को, एक एक लाइन को बकायदा मैं आप लोगों को कराऊंगा, हमारी टीम कराएगी, सभी टीचर मिलकर अपने अपने टॉपिकों को आपको कराएंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये जरूर आप जो है बताएं। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको करेंगे जिससे कि आप पूरे लूसेंट याद कर सकें। और पूरी लूसेंट याद कराने की जिम्मेदारी उड़ान एकेडमी लेती है, उड़ान एकेडमी की टीम लेती है, जो कि आपको पूरी लूसेंट याद करा देगी। तो आशा करता हूं अभी तक की चीजें बहुत सारी याद आप लोगों को हो गई होंगी, चलो समझ में आ गई होंगी। अगली बुक की बात करते हैं हम, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की अगर बात की जाए तो संस्कृत भाषा में व्याकरण पर पहली पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी गई थी। भैया अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी जो है वो मुख्य रूप से पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अब पाणिनि कब के थे? तो पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि पाणिनि जो है ये संस्कृत व्याकरण में लिखी गई बुक है और इस बुक के बारे में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी के बारे में कहा जाता है कि नंद वंश का नाशक जो महापद्म नंद था, महापद्म नंद के मित्र हुआ करते थे पाणिनि। और पाणिनि ने इसे 200 बीसी के आसपास इस पुस्तक की रचना की होगी। और इस पुस्तक की रचना के बारे में कहा जाता है, कई लोग इसको मानते हैं कि भैया उसके पहले 400 बीसी के आसपास भी इसको कई लोग मानते हैं कि 400 बीसी के आसपास जो है इसे बनाया गया होगा और इसे पहले व्यवस्थित किया गया होगा 200 बीसी में। और इस तरह पाणिनि जो है उस पुस्तक की रचना की गई और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई व्याकरण की पहली पुस्तक है, जो मौर्य काल के इतिहास के बारे में तो बताती है लेकिन मौर्य काल के पहले यानी नंदों के बारे में बताने वाली भी पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है ये, इसलिए अष्टाध्यायी में ही बताया गया है कि लिपि यानी स्क्रिप्ट किस तरीके से हम जो लिखते हैं वो क्या होती है। इसलिए सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो मानी जाती है वो मानी जाती है ब्राह्मी लिपि, और इस तरीके से सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। अगर आगे चलकर कात्यायन ने गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा और कात्यायन की
द्वारा गार्गी संहिता नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा हुआ, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो यवन का मतलब क्या? यवन मतलब होता है, मुख्य रूप से इसका यूज जो इस वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, यवन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी क्यों? क्योंकि यव का मतलब क्या होता है? यव का मतलब होता है काली मिर्च, और काली मिर्च को पसंद करने वाले लोगों को कहा गया यवन। और इस तरीके से काली मिर्च को पसंद करने वाले यवन, और इस तरह इन्हीं यवनों को विदेशी कहते हुए इन्हें ज्यादा समय तक यवन शब्द के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन आगे चलकर इनके लिए एक और शब्द हमें देखने को मिलेगा, और वो है मलेच्छ। और यवन और मलेच्छ के बाद जो है वो इन्हें विदेशियों के रूप में स्थापित किया जाएगा, और फिर भारतीय समाज का इसे अंग बना दिया जाएगा। तो यवन मतलब विदेशी, और जो कि काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, इसलिए काली मिर्च का प्रयोग करने के कारण इन्हें यवन कहा गया। ठीक है, आगे चल के पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जैसे पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे, वैसे ही पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के मित्र थे। ठीक है, तो पतंजलि के बारे में अगर बात की जाए तो पतंजलि ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। याद रखना, पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और पतंजलि के समय पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित क्यों हुआ करते थे? क्योंकि मौर्य वंश जब स्थापित हुआ तो मौर्य वंश ने बौद्ध धर्म को बहुत महत्व दिया, और बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाया, उसके आने वाले बेटों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया, और इस समय ब्राह्मण धर्म जो है वो धीरे 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 करते हुए कमजोर पड़ने लगा। और जो नंदों के समय यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो यज्ञों की एक लड़ी सी लग गई थी, जिस तरह 1000 की लड़ जला दी जाती है, वैसे ही यज्ञों पे दनादन यज्ञ होते थे महापद्मनंद मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन मौर्यों ने यज्ञ ही नहीं करे, ना चंद्रगुप्त मौर्य ने करे, ना बिंदुसार ने करे, ना अशोक ने करे, ना दशरथ ने करे, किसी ने भी नहीं करे। और जब यज्ञ नहीं हुए तो एक बहुत लंबे समय तक यज्ञ नहीं हुआ। तो जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी, और बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जब गद्दी प्राप्त की, तो उसी ने सबसे पहले जो यज्ञ थे उन यज्ञों को कराया, और इस तरह अश्वमेघ यज्ञ कराया। और इस तरह अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद, यानी कि उसने लगभग 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, और 2 अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद उसने इस अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित जो बनाया वो स्वयं पतंजलि को बनाया। और इस तरह पुष्यमित्र शुंग के समय उसके अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो पतंजलि थे। खुद पतंजलि ने यह अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य, यह महाभाष्य भी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई जो ये पुस्तक है, ये किसी और पे नहीं बल्कि ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी पर ही लिखी गई टीका है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका पतंजलि की महाभाष्य है। ठीक है, तो समझ में आया, ये हम लोगों ने इस तरह के इतिहास को जानने का प्रयास किया, और किस तरीके से इतिहास को लिया जाता है, किस तरह उसे लिखा गया है, समय समय पर अन्य ग्रंथों का, इन सब का हमने सहारा लिया। इसके बाद हमने विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों का भी सहारा लिया है, और इस तरह विदेशियों के द्वारा हमें कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो हमें इसके बारे में जानकारी देती हैं। तो अगली क्लास में हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है, आप और क्या सुझाव देना चाहते हैं, और दूसरी चीज आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। तो इसी तरह से हम अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे, और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जल्दी से आप अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए, देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।